अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सरकार में आपको बताते चलें कि दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिस पर दुर्ग बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीजेपी नेताओं की तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया गया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का अभिवादन भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिला बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने प्रतीक चिन्ह जो है वो भेंट कर कैबिनेट मंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं, आपकी भावना का है। जब मुझे विधायक की टिकट मिली तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से विधायक बना। किसी ने सोचा नहीं था कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता 48,697 वोटों से जीतकर विधायक बनेगा, जिसे छत्तीसगढ़ की साय सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। स्वाभाविक रूप से जिस शहर का विधायक रहता है, वहां अगर उस विधायक को शासन के द्वारा कोई बड़ा जिम्मेदारी अगर कोई शासन देता है तो उस क्षेत्र की जनता में हर्ष होता है कि जिनको आशीर्वाद दिया उसको शासन अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 10-12 साल के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट मंत्री दुर्ग को मिला। तो स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा अच्छा उत्साह है, जोश है, उमंग है और बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। तो हम क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत अच्छा निर्णय करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इस नवीन दायित्व में जनता की बहुत अपेक्षा रहेगी और माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे और कार्यकर्ताओं के मनोभाव को समझते बहुत अच्छा काम करने का घटनाएं सामने आई थी कि बाग उम्र में एक छोटे बच्चे के साथ 3 साल का बच्चा राधे राधे बोलने पर उसके साथ मारपीट हुई थी और कल जेआरडी स्कूल में एक मामला आया जिसमें हिंदू जो बच्चा है उसको चोटी काटने की बात हुई थी, कलावा काटने की बात हो रही है, जिस पर लगातार उसको प्रताड़ित कर रही है। ऐसे लगातार सामने आ रही है की बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अभी जो आपने जेआरडी के बारे में बोला तो उसमें संज्ञान में लेके कार्रवाई कराऊंगा। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसी में कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वास्तव में सच जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सत्ता में छत्तीसगढ़ के तरुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में और जिनके डीएमएफ घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुडेरा से लेकर के कितने लोग, पीएससी भर्ती घोटाले में भाई भतीजा परिवार जो उसके प्रमुख थे कांवल सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही और जो कभी बस्तर के आदिवासियों का जो ध्यान नहीं दिए, आज ऐसे व्यक्ति को जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं,
जिनका निर्णय जब वे डिसीजन दिए सर्वा जुडूम के ऊपर, तो पैराग्राफ 74 में जो उनका निर्णय है, ये बस्तर के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, और मैं तो ये कहूंगा कि यहां के कांग्रेस के विरोध में रहा है। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और जितने बड़े बड़े लीडर जो वहां मृत्यु को प्राप्त हुए, मारे गए, यदि सर्वर जुडूम जिसके समर्थक थे कर्मा जी, यदि सर्वर जुडूम ये संस्था चलती जो पुलिस के सहयोगी के रूप में थी, तो बहुत जल्दी नक्सलवाद समाप्त करने में सहायता मिलती। जिसको सर्वर जुडूम खत्म हो जाए, ये निर्णय उन्होंने दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ की सरकार की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के लिए ये जो कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी का रूप है। इस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, क्रांतिकारी, यानी ये किस विचारधारा के हैं। वीर सुदर्शन रेड्डी, जिसको कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में ये नंबर 2 में आते हैं। ये जो पद है, ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति का होना, उसके लिए उम्मीदवार बनाना, ये देश के लिए चिंता का विषय है। मैं आज इन्हीं सब बातों को आपके पास रखने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। माननीय शाह जी के ऊपर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, अरे जिस छलनी में 56 छेद हो, सुबह हंसे तो हंसे, छलनी भी हंसना चाहिए। तो इस प्रकार से, और मैं तो और एक कदम कहूंगा आगे बढ़कर के, इनके पिताजी भी बहुत बड़बोले थे। सनातन के विरोध में, माता भगवती सीता के विरोध में, हनुमान जी और रामचंद्र जी के विरोध में, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, ये पुस्तक लिखने का काम उन्होंने किया। अनेक प्रकार से जो इनका स्वभाव रहा है, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे लड़का, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का। तो जैसा पुत्र वैसा बाप, और उसका भी पुत्र। तो आप समझ रहे हैं, जो अकादत का लिप्त है भ्रष्टाचार में, और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और बेदार, जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। ये रवि चौबे का एक बयान आया, वो कह रहे कि 2028 में अगर कोई किसान की सरकार बना सकते हैं तो उसको भूपेश बघेल है। मैं पहले भी कहा हूं कि किसानों के नाम से, छत्तीसगढ़िया के नाम से, ये गांव के नाम से, ये केवल धोखा देने का काम किए, और हमारे छत्तीसगढ़ के खजाना में जो धन जाना था, उसके लूट का काम, और सामूहिक लूट, जिसका धन, और छत्तीसगढ़ को तो 10 जनपद वाले एटीएम ही मानते हैं। लेकिन इस तरह का बयान सामने आना, क्या वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के नेताओं को? कैसे बोले? इस तरह का जो बयान सामने आ रहा है, तो क्या वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उस पर भरोसा नहीं है, भूपेश बघेल पर भरोसा जता रहे हैं? ऐसा है, इसके विषय में कोई कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस क्या बोलती है, भूपेश क्या बोलता है, जब तक कितनी गंभीरता से लेती है, ये सब लोग जानते हैं। इसमें मेरा एक और कहना है कि जो सर्वा जुडूम था, वो वास्तव में शांति के लिए था, और सर्वा जुडूम भाषा ये गोंडी भाषा है। इसमें सब प्रकार से सोच समझ करके
ये तैयार किया गया था, जिसे ध्वस्त करने का काम यदि किसी ने किया स्वयं तो उसको ये वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इसको सर ये भूपेश बघेल बोल रहे हैं, कड़ी बात बोल रहे हैं। मैं उसके विषय में ही कहा हो सकता है। सर मैं उसी में आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था इस पर बीजेपी जो है अब तक केवल बयानबाजी कर रही है, ना तो कोई खाने ले जा रही है, ना तो कोई दर्शन हो रहे। क्या मतलब लगता सही है आपका कहना जो है कि देखो भाई, इनके स्वभाव में रहा है, इन्होंने संविधान का 130वां संशोधन को भी नकारने का काम किया है। जब अभी इसी सत्र में हम लाए, उसमें क्या है, उसमें जो अपराधी होंगे वो 30 दिन के बाद नहीं रह सकेंगे अपने पद पर, उसका भी इन्होंने सामूहिक विरोध किया है। और आज ये जिनका पक्ष लिया है, आप कल्पना करिए, जो पुल को उड़ाते हैं ईटी लगा करके, जो स्कूल को उड़ाते हैं, जो सरेआम जन अदालत करके टांगी से काटते हैं, अंग भंग एक एक करके, विभत्स दृश्य जिसमें लोग डर जाए, ऐसा दृश्य पैदा करते हैं। ऐसे वामपंथियों का, माओवादियों का, कम्युनिस्टों का समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर बीजेपी क्या करेगी ये पूछ रहा हूँ सर, बीजेपी अब क्या करेगी, क्योंकि लगातार इस तरीके के भूपेश बघेल के बयान आते रहे, उस पर आप लोग क्या कानूनी तौर पर जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, किस तरीके से कि वो बोलते रहे और आप सुनते रहे? अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो की है वो आप सबके सामने है, और भी लीगल विवाद खुला हुआ है, समय पे आने वाले समय में जाएंगे। किंतु सबसे बड़ा जो अदालत होता है वो जनता की अदालत है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। सर कांग्रेस बोलती है कि भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार अपराध, चाकूबाजी, जैसे धमतरी में ट्रिपल मर्डर हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं। वो अपने जो घोटाला हुए हैं ना, वो सब ध्यान हटाना चाहती है। सब जानते हैं कि अभी कौन अंदर है, कितने दिन के रिमांड में है, उनकी हालत खुद की कैसी है, तो कहीं न कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए। ऑनलाइन सट्टा को लेकर आपने कहा कि भूपेश बघेल ने इसमें, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है कि हम 2022 इसमें स्पष्ट है, हमारी नीति नियत साफ है। हम पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग जो है उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और संशोधन के लिए संविधान में और सब प्रकार की प्रक्रिया चालू है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अब उपभोक्ताओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। योजना का लाभ उठाकर कोनी निवासी रमेश साहू ने भी अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इसके बाद में उनका बिजली बिल शून्य हो गया है। इस अभिनव योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही रमेश साहू ने ये भी कहा कि उनके घर पर बिजली की खपत काफी अधिक थी। प्रति माह आने वाले बिजली के बिल से उन्हें बड़ा आर्थिक भार झेलना पड़ता था और साथ ही सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया, जिसकी लागत करीब 2 लाख रुपए है। इस प्लांट पर उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल चुकी है, जबकि राज्य सरकार से मिलने वाली 30,000 रुपए की सब्सिडी भी शीघ्र मिलने वाली है। सरकारी सब्सिडी मिलता है, इसमें 1,95,000 के करीब लगा है, जिसमें 78,000 सब्सिडी मिला है। और इस योजना का हर किसी को उपयोग करना चाहिए। यह प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना का लाभ हर किसी को लेना चाहिए। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के मिर्तुल पंचायत में नल जल योजना का कार्य 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे यहां के ग्रामीणों को पानी के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों और ठेकेदारों ने बोरिंग, टंकी और पाइपलाइन तो डाल दी है, लेकिन मुख्य पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि नल जल योजना के तहत जो कार्य शुरू हुआ था वो अब तक अधूरा ही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पाइप और चबूतरे तो बना दिए गए हैं, लेकिन मुख्य सप्लाई लाइन
अब तक नहीं बिछी है, जिसके कारण नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। कई जगहों पर तो सिर्फ नल के पोस्ट ही लगाए गए हैं, जबकि पानी की सप्लाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में पुरानी कुओं का पानी भी सूखने लगा है और साथ ही ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में मृतुल के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द नल जल योजना का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे उन्हें पानी की नियमित आपूर्ति मिल सके। सर हम नीचे में चुआ है ना, उसमें पीते हैं सर। हम लोग है सर, खराब है। बनाने के लिए बोले हैं सर, आएंगे बनाने के लिए। सर हम लोग अभी चुआ में पीते हैं सर। हम शिकायत नहीं किए हैं सर, अब कोई नहीं आते हैं सर। आज आप लोग आए तो हम शिकायत कर रहे हैं आपके सामने। जी, मेरा नाम धनीराम कड़ती है सर, और वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच हूँ सर। आपके यहाँ गांव में नल जल योजना का क्या स्थिति? जी, वर्तमान में अभी नल जल योजना बिल्कुल बद्दा है सर। इसमें न किसी घर में पानी जा रहा है, ना कुछ कर रहा है। यहाँ पर ठेकेदार लोग आते हैं सर, साइन कराओ, ग्राम सभा का फोटो दो, ऐसा करके बताते हैं सर। 2-3 बार मेरे पास कॉल किए भी थे, पर मैंने उनको जवाब दिया है, जब तक आप काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं मिलेगा और ग्राम सभा का फोटो आपको नहीं मिलेगा, और अपन मोहर लगाकर साइन भी नहीं करेंगे, ऐसा करके मैंने उनको बताया है। और जहाँ भी उन लोग नल जल का टोटी लगाए हैं और जहाँ पाइप लगाए तो कहीं पर जॉइंट में लीकेज है, और साथ में जिस घर में पानी चाहिए है उस घर तक पानी नहीं जा रहा है, और पानी जा भी रहा है तो मुश्किल में 2 घर में पानी जा रहा है सर, उससे ज्यादा पानी किसी के घर में नहीं जा रहा है। अधिकारी को अवगत कराएं? जी, इसको अवगत कराए अपन कलेक्टर साहब के पास। क्या बोले कलेक्टर? उसको संज्ञान में ले लेंगे करके बताए। जी, शिकायत करके अभी 3-4 महीना कुछ। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये कहानी है उस छत्तीसगढ़ की जिसने पहचान से सम्मान तक की 25 वर्षों की यात्रा पूरी की। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नई लकीर उभरी। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। अब वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो रहा है। ये वो वर्ष है जब राज्य अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। राज्य की जीडीपी अब 6 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। राज्य का बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। शासकीय विद्यालयों की संख्या 56,615 हो चुकी है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 2,78,000 हो गई है। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 335 और विश्वविद्यालय 26 हो चुके हैं। जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 30 हो गए। घरेलू विद्युतीकरण 100% तक पहुंच चुका है और राष्ट्रीय, राज्यीय व ग्रामीण सड़कों के जाल तक विकास की नई परिभाषा रची है।
1 नवंबर 2000 से लेकर आज तक और अनंत काल तक छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल समृद्ध होता रहे। अपने श्रम और संकल्प से राज्य की आने वाली पीढ़ियां भी छत्तीसगढ़ को भारत के विकास में मजबूत साझेदार बनाती रहेंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। संस्कारधानी राजनांदगांव एक शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। ये परंपरागत त्योहार को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। न केवल त्योहार बल्कि पारंपरिक खेलों में भी ये शहर पीछे नहीं है। दूसरा, गणेश चतुर्थी की भव्य झांकियां जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री सेवा समिति के वीरेंद्र चौहान ने बताया कि इस बार राजनांदगांव में सहदेव नगर स्थित श्री सेवा समिति अमेरिका की तर्ज पर डिज्नीलैंड का निर्माण कर रहा है और एक तरफ बच्चे गणेश जी का दर्शन करेंगे। पिछले 42 सालों से श्री सेवा समिति गणेश और झांकी का निर्माण कर रही है। डिज्नीलैंड की सोच जो है, हमारे समिति के श्री सेवा समिति के सभी सदस्यों का एक मीटिंग होता है हर वर्ष। उसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या हम श्री सेवा समिति के माध्यम से राजनांदगांव की जनता के सहयोग से और हमारे समिति के सदस्यों के सहयोग से क्या हम अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हमारी समिति के द्वारा एक विशेष मीटिंग हर वर्ष की जाती है। तो इस वर्ष हम लोग मीटिंग में ये निर्णय लिए सर्वसम्मति से कि अगर डिज्नीलैंड का थीम हम राजनांदगांव में दिखाएं तो जनता का अपार स्नेह और सहयोग मिलेगा, जिससे लोग अच्छे से अच्छा अपने पारिवारिक एक वातावरण बनेगा और लोग आनंद ले पाएंगे। कितने वर्षों से आप लोग झांकी कर रहे हो? देखिए, श्री सेवा समिति एक पंजीकृत समिति है और विगत 42 वर्षों से हम लोग इसको, हमारे जो बड़े भाई लोग थे, हमारे चाचा लोग थे, वो लोग ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग विगत 42 वर्षों से यह श्री सेवा समिति द्वारा गणेश जी का आयोजन किया जा रहा है। श्री सेवा समिति द्वारा और भी कई प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, एक दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर का वो सब करते हैं हम लोग संचालन। तो इस प्रकार से श्री सेवा समिति 42 साल से तत्पर है और गणेश जी का हम लोग स्थापना पूजा करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी जनता का अपार स्नेह, सहयोग, राजनीतिक दलों का सहयोग, पुलिस प्रशासन, यातायात व्यवस्था, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, सीएसपी साहब, सबका सहयोग मिलता है। पूरे प्रशासन के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन कर पाते हैं और सफल आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ में श्रद्धा, परंपरा, उत्साह के साथ पोला त्योहार मनाया गया। बिलासपुर में बैल पूजा और बैल दौड़ प्रतियोगिता का खास आयोजन हुआ। इस मौके पर गली मोहल्ले पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। पोला पर्व पर बिलासपुर में आयोजित बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता में ग्रामीण और शहरवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में शनिवार को पोला त्योहार की धूम देखने को मिली। घर घर शिव नंदी की पूजा की गई। परंपरागत मान्यता है कि इस दिन बैलों की पूजा करने से न सिर्फ गौवंश की रक्षा होती है बल्कि अन्नदाताओं की मेहनत भी सफल होती है। गांव-गांव में महिलाएं और बच्चे इस त्योहार में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। गली मोहल्ले ठेठरी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे। प्रतियोगिताओं में कुल 11 जोड़ियों ने भाग लिया। सबसे पहले साज सज्जा प्रतियोगिता हुई, जिसमें परंपरागत श्रृंगार से सजे बैलों को मैदान में उतारा गया। बैलों को फूलों की माला, मुकुट, रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। साज सज्जा प्रतियोगिता में परदेसी मरकाम के बैल पहले स्थान पर रहे, अशोक साहू के बैल दूसरे स्थान पर और नर्मदा नाहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। आदर्श युवा मंच द्वारा जो पोला तिहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कहें कि दशकों से मनाया जा रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय आयोजन है और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व को इस उदाहरण के साथ मनाना और अपनी संस्कृति को जिंदा करना, इसके लिए आदर्श युवा मंच का धन्यवाद करता हूँ। वैश्वीकरण के इस युग में या विकासवाद के इस युग में हम गाँव को छोड़ रहे हैं। ये आयोजन गाँव से शहर को जोड़ने का प्रतीक नहीं, ये आंदोलन है। इस ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी ताकत के साथ सहयोग कर रही है। हल जिनसे खेती की जाती है और फिर उसके बाद बैलों की पूजा पोला के दिन की जाती है
फिर माताएं अपने तीजा मनाएंगी। मैं आदर्श युवा मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 29 सालों से लगातार इस परंपरा को सहेज के रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन जो पिछले 5 साल में लगातार भूपेश बघेल की सरकार में परंपरा कायम थी, मैं चाहूंगा कि और कुछ आप करें न करें, इन परंपराओं को सहेजने का काम जरूर शासन को करना चाहिए। लगभग 25-26 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ का महापर्व लोक पर्व पूरा में बैल सज्जा और बैल दौड़ का आयोजन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये परंपरा है। पहले जो यही बैल की जोड़ी 25 से 30 बैलों की जोड़ी आती थी, यहाँ बहुत बड़ा माहौल रहता था, पर धीरे धीरे अब बैलों का उपयोग खेती में कम होने लगा है। फिर भी परंपराएं चालू है। जब खेती किसानी में धान लग जाता है, रुपाई हो जाती है, तब किसानों की पूजा, उनको नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद दिया जाता है नंदी बैल को कि आपने हमारी खेती किसानी अच्छे से की और आने वाले समय में फसल अच्छे से हो। इनके साथ उनका भी, हमारे जो पशुधन है उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपरा है हमारे आदर्श युवा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।